क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे। 1857 का महासंग्राम। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी पृष्ठभूमि कौन क्या थी, 1857 विद्रोह के कारण क्या थे, इसके बाद उसका जो क्या स्वरूप था, उसके क्या परिणाम निकल के आए और उसमें कौन कौन से नेता थे, किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ, विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, कैसे उसको जो है क्या कहते हैं परिणाम के रूप में देखा जा सकता है, और आगे जो है 1857 विद्रोह के ऊपर कितनी किताबें लिखी गई हैं, किसने लिखा है और उसके स्वरूप के बारे में किसने क्या बात कही है, सबको हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये आपका जो पीडीएफ है ये हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और जा करके वहां पे आप ले सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1857 विद्रोह की जो शुरुआत होती है, तो 1857 विद्रोह की जो शुरुआत होती है, याद रखिएगा उसके पहले भी बहुत सारे सैनिक विद्रोह भारत में हुए थे। तो 1857 विद्रोह को अगर एक समरी के रूप में देखा जाए कि कैसे विद्रोह की शुरुआत होता है, बाकी डिटेल में आगे बताऊंगा मैं। तो याद रखिएगा भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ जो है ब्रिटिश सरकार की जो विस्तारवादी नीति थी उसका विरोध क्या हो गया, शुरू हो गया। वो जो नीतियां थी वो आर्थिक शोषण की नीति थी। इसके अलावा बात किया जाए तो विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक जो कमियां नजर आई, भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, व्यापारियों, शिल्पकारों, जो है पंडितों, मौलवियों इत्यादि की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। याद रखिए इसी वजह से 1857 विद्रोह क्या हुआ, भड़का था। तो उसके अगर कारणों को देखा जाए तो अलग अलग वर्ग अलग अलग कारणों की वजह से प्रभावित था। इसको हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये चीजें आगे बढ़ती चली गई। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 1857 जो विद्रोह था, 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश कंपनी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। इसके बाद तत्कालिक कारण क्या था, सेना में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। एक तरह से मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्या हमें पढ़ना है इसमें। वास्तविक कारण क्या था कि 1757 के बाद ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियां थी, अलग अलग नीतियां, चाहे वो प्रशासनिक नीति हो चाहे वो कोई भी नीति हो, ये सारी नीतियां ही थी जो इनकी वजह से हमारे यहाँ अलग अलग वर्ग 1857 विद्रोह में अपना हस्तक्षेप किया था। अन्य नाम इसको क्या कहते हैं, 1857 विद्रोह को क्या कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, सिपाही विद्रोह आदि की संज्ञा दी जाती है। कोई इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहता, तो क्यों कहता है आगे बताऊंगा मैं एक एक करके। भारत से कंपनी शासन का अंत हो गया और क्राउन का जो है आरंभ हो गया। तो 1857 को जो विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम क्या निकला कि कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया। जो कंपनी 1599 में स्थापित हुई, 1608 में भारत में आई, सूरत में, मछलीपट्टनम में और भारत के अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक कंपनी स्थापित किया। कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, मैसूर युद्ध लड़े गए, मराठों को मिला लिया, सिखों को मिला लिया। वो कंपनी 1857 के विद्रोह में समाप्त हो गई, अचानक क्यों समाप्त हो गई, पीछे कारण क्या था, और पूरे भारत पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया, इसको हमें देखना है। इनमें सैनिकों के अलावा भारतीय कृषक, मजदूर, जनजातियां, शिल्पकार और कुछ रियासतें भी शामिल थी जिन्होंने 1857 विद्रोह को सफल बनाने में अपनी अपने तरीके से योगदान दिया। लेकिन कुछ कमियों की वजह से वो जो है अपने अंतिम परिणाम की ओर नहीं पहुंच पाया, लेकिन भारतीयों को क्रांति करने, आंदोलन करने के लिए जागरूक जरूर किया है, इस बात पे हम नकार नहीं सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक जो रास्ता दिखाया 1857 के विद्रोह ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेंस में क्वेश्चन कैसे लिखा जाए, इन सबको हमें ध्यान से यहाँ देखना है, ध्यान से समझना है कि जो अगर क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना होने पाए। लेकिन 1857 विद्रोह के पहले अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह के पहले भी अगर देखा जाए तो भारत में 1857 विद्रोह के पहले बहुत सारे सैनिक विद्रोह हो चुके हैं। उन विद्रोह की चर्चा हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधे 1857 विद्रोह की ओर आते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि 1857 विद्रोह के पहले कौन कौन से सैनिक विद्रोह और हुए थे। ऐसा नहीं कि ये पहला सैनिक विद्रोह था, समय समय पर 1857 विद्रोह के पहले भी सैनिक विद्रोह हुए हैं। उनके कई कारण थे। कभी सैनिकों को वेतन नहीं मिलता था, कभी सैनिकों को जो है समय पर भोजन नहीं मिलता था, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था उनको,
इसके अलावा छोटी छोटी गलतियों पर उनको बहुत ज्यादा मारा जाता था। तो उसको लेकर के बहुत सारे सैनिक विद्रोह पहले भी हुए हैं, थोड़ा उनको पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 विद्रोह के कारणों से हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे, ठीक है। अब अगर इन विद्रोह को देखा जाए तो याद रखिएगा 1764 में जो है बक्सर विद्रोह हुआ था इस सैनिकों का। 1766 में जो है का सैनिक विद्रोह हुआ था आपका क्लाइव के समय में, याद रखिएगा। 1806 में बेल्लोर विद्रोह हुआ था, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सेना में प्रथम धार्मिक विरोध हुआ था, याद रखना, धार्मिक को लेकर के, धार्मिक हस्तक्षेप को लेकर विद्रोह हुआ था, क्योंकि जो भारतीय सिपाही थे उनको ईसाई बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आपको अच्छा भोजन मिलेगा, आवास मिलेगा, वेतन अच्छा मिलेगा और आप ऊंचे पदों पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भेदभाव जब होने लगा धार्मिक स्तर पर, धार्मिक विरोध की वजह से बिल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। 1824 में बैरकपुर में 47वीं बी आपका जो रेजिमेंट ने भी विद्रोह किया था, 47वीं रेजिमेंट जो आपकी थी, इसने विद्रोह किया था 1824 में बैरकपुर में। 1825 में असम के तोपखाने का विद्रोह हुआ था, वहां पर तोपखाने को लेकर के भी विद्रोह वहां पर किया गया था। इसके बाद बात करते हैं तो 1838 में सोलापुर का विद्रोह हुआ था। 1844 में फिरोजपुर में 64वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था और 1849-50 में गोविंदगढ़ विद्रोह हुआ था। ये सब सारे विद्रोह हुए थे जो 1857 विद्रोह के पहले हुए थे। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। इन्हीं की वजह से जो है कहा जाता है कि सैनिकों में कहीं न कहीं जो असंतोष था अलग अलग तरीके से, इसने बड़ी भूमिका निभाई। 1857 विद्रोह में इसको और स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें। अब हम लोग 1857 विद्रोह के कारणों को अगर देखा जाए तो कारण हमें कौन कौन से थे, उन कारणों के आधार पर हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के कारणों को देखते हैं। तो 1857 का विद्रोह का कारण केवल चर्बी युक्त कारतूस नहीं था, वो तो एक तत्कालिक कारण था जिसकी वजह से विद्रोह व्यापक रूप से शुरू हो गया। लेकिन असंतोष की भावना ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत पहले से शुरू हो चुका था। कहीं मजदूर प्रभावित थे तो कहीं पर शिल्पकार प्रभावित थे इनसे, इन्हीं की नीतियों की वजह से किसान प्रभावित थे, इन्हीं की नीतियों की वजह से कुछ जमींदार प्रभावित थे, इन्हीं की नीतियों की वजह से कुछ देखा जाए तो रियासतें प्रभावित थी। तो भारत का हर वर्ग प्रभावित था अलग अलग, और इसीलिए अलग अलग वर्ग ने 1857 विद्रोह में अपने अपने तरीके से योगदान दिया। तो 1857 विद्रोह का कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। इन्हीं कारणों का अलग अलग हम अगर एक तरह से मूल्यांकन करें तो अलग अलग वर्ग अलग अलग कारणों से प्रभावित हुआ है। कोई जो है आर्थिक कारणों से प्रभावित हुआ है, तो कोई जो है राजनैतिक कारण से प्रभावित हुआ है, राजनैतिक कारण से। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो प्रशासनिक कारणों से की वजह से क्या थे, परेशान थे, प्रशासनिक कारणों की वजह से। तो कुछ लोग ऐसे थे जो सैनिक कारण की वजह से परेशान थे, क्योंकि सैनिक के अलग अपने कारण थे। कुछ कारण धार्मिक थे, धार्मिक ऐसे कुछ कारण थे। तो कुछ कारण कौन थे, सामाजिक थे, ठीक है। तो और कुछ कारण जो है क्या थे, तत्कालिक कारण थे। तो 1857 विद्रोह का कोई एक कारण नहीं था, बहुत से कारणों का परिणाम था। अलग अलग समय में लोग प्रभावित हुए और जब विद्रोह हुआ तो सब लोगों ने मिल करके उसमें अपना योगदान देने का प्रयास किया। इसीलिए 1857 का जो विद्रोह था ये बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। यहाँ से प्री में क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है। तो मेंस में भी क्वेश्चन अगर कैसे आंसर लिखा जाए तो याद रखिएगा आपको पहले कारणों को ऐसे ही पॉइंट में लिख करके बताना होगा। तो इसीलिए मैंने सबको अलग अलग पॉइंट बताने का प्रयास किया है, जिससे अगर क्वेश्चन अगर आपके आए तो गलत ना होने पाए। तो 1857 विद्रोह के अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक कारण, क्योंकि यह आर्थिक एक ऐसा कारण था जिसने 1857 विद्रोह के जमीनी स्तर पे जो है बहुत काम किया और लोगों को बहुत प्रभावित किया। आर्थिक जो नीतियां थी इनके, जो अलग अलग आर्थिक चरण थे, इन लोगों ने मिलकर के, इन नीतियों ने मिलकर के भारत के जो सबसे निम्न वर्ग था, जो किसान था, दलित वर्ग था, आदिवासी थे, मजदूर थे, महिलाएं थी, उनको प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया, आर्थिक कारणों की वजह से, जिससे 1857 विद्रोह के लिए लोग जो है भड़क उठे। जैसे पहला कारण, आप मेंस में भी ऐसे आप लिख सकते हैं। तो पहला कारण क्या है, भारतीय धन का निष्कासन। भारतीय धन का जो निष्कासन था, इस सिद्धांत पहली बार दादा भाई नेहरू जी ने दिया। इसके बाद में देखा होगा कि बहुत सारे अन्य विद्वानों ने इस धन के बहिर्गमन सिद्धांत को अपने अपने तरीके से दिया और बताया कि कैसे भारत से धन बाहर की ओर जा रहा है,
तो भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो भारत का अशिक्षित वर्ग था, उसको अपने अपने तरीके से दादा भाई नौरोजी उनके सहयोगियों ने समझाया कि धन का निष्कासन कैसे हो रहा है, धन का जो बहिर्गमन हो रहा है, भारत इसीलिए गरीब होता जा रहा है। तो भारत की गरीबी में सबसे बड़ा अगर कारण कोई रहा है तो दादा भाई नौरोजी ने बताया था आपका धन का निष्कासन सिद्धांत रहा है। बहुत सारी बुराइयों की जड़ धन का निष्कासन सिद्धांत था। इसी की वजह से भारत का कृषि बर्बाद हुई, इसी की वजह से भारत का उद्योग बर्बाद हुआ, इसी की वजह से भारत में बहुत सारी आर्थिक नीतियां लागू की गई, लगान ज्यादा वसूला जाने लगा। तो याद रखिएगा, धन का बहिर्गमन सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट था, 1857 विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाया। और इसने जो है भारत को एक तरह से क्या हुआ कि सोने की जो चिड़िया कहते हैं ना, उसको कह सकते हैं कि उसको दरिद्रता की ओर बढ़ाने में योगदान दिया, गरीबी और बेरोजगारी की ओर ढकेलने में योगदान दिया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जब आप मेंस में अगर आप लिखना चाह अगर आंसर लिखें तो आप ऐसे ही पॉइंट डाल के जब लिखते हैं तो नंबर क्या होता है, ज्यादा मिलता है। और इस तरह का पॉइंट करके जब पढ़ते हैं तो पीटी में भी हमारे पास क्या हो जाता है, बहुत सारा मैटर हो जाता है, तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत नहीं होते हैं। पहला तो आपको समझ में आ गया। दूसरा, कठोर और दमनकारी भू राजस्व नीतियां। भू राजस्व नीति इनकी कौन कौन सी थी? एक आपकी थी जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी में जमींदार ही के साथ समझौता होता था, जमींदार ही किसान जो है मालिक होता था, खूब शोषण किया इसने। दूसरा आपका था रैयत बाड़ी व्यवस्था। रैयत बाड़ी व्यवस्था में जो लगान की दर थी वो निश्चित नहीं थी, किसी से मनमाना वसूली होती थी, ये भी शोषण किया। और तीसरा आपका महलवाड़ी व्यवस्था। तो याद रखना, जो ये तीन भू राजस्व नीतियां थी, इसने जो है क्या किया, भारत के किसानों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। भारत के जो किसान थे वो मजदूर बन गए, अपने ही खेत में मजदूर बन गए, जमींदारों और महाजनों के कारण, उनके चालबाजी की वजह से। तो याद रखिएगा, जो भू दमन और जो भू राजस्व नीतियां थी दमनकारी और शोषण आधार पर कठोर थी, इसने भारत के सबसे निम्न वर्ग को हिला के रख दिया। भारत का जो किसान था ना, किसान जो है एकदम गरीबी की ओर चलता चला गया, बढ़ता चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, तीसरा, बी औद्योगिकरण। तो भारत में बी औद्योगिकरण कब लाया गया? जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और भारत से कच्चा माल सारा कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। और वहां से बने बनाए कपड़े भारत आ रहे थे, सस्ते मशीनों से बने होते थे, सस्ते होते थे। इस वजह से लोग जो है भारत में हस्तशिल्प जो बनाए गए कपड़े होते थे उनको लेना मना कर दिया। ऐसी स्थिति में भारत में भी औद्योगिकरण आया, अर्थात 1800 जो है देखा जाए तो लगभग 1800 से लेकर के और 1850 तक भारत में जो है भी औद्योगिकरण चला। और भारत का जितना भी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग था, सूक्ष्म उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग था, नष्ट हो गया। तो याद रखिए, भारतीय कारीगर, शिल्पी आदि क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और ये जब बेरोजगार हो गए, खाने को मरने लगे, दरिद्रता आने लगी, गरीबी आने लगी। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये जिस क्षेत्र में रहते थे वहां सैनिकों की, क्रांतिकारियों की मदद करते थे अलग तरीके से। इसके अलावा ये लोग जब जो उसमें कुछ ऐसे भी थे जो हथियारों का यूज करने लगे, कुछ ऐसे थे जो क्रांतिकारियों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने लगे, क्योंकि ये वर्ग भी क्या था, प्रभावित था। तो याद रखें, जो जो वर्ग जिन जिन कारणों से प्रभावित था, सब ने अपनी अपनी आहुति इस संग्राम में दिया है, इसको हमें जानना है। तो बी औद्योगिकरण भी था जिसने भारतीय शिल्पकारों को बेरोजगार बना दिया, उन्हें गरीब बना दिया, ये भी एक कारण था, इसको भी हमें याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1813 में एक तरफा मुक्त व्यापार व्यवस्था व कर विभेदीकरण, भारतीय वस्त्रों पर 71% तक का आयात शुल्क लगाया गया। अर्थात 1813 में जब वहां औद्योगिक क्रांति तेजी से शुरू हुई तो 1813 के अधिनियम के द्वारा मुक्त व्यापार समझौता हो गया और भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दिया गया। ऐसी स्थिति में जब मुक्त व्यापार समझौता हुआ तो जो अंग्रेज व्यापारी होते थे वो हमारे जब यहाँ से कपड़ा और कच्चे माल ले जाते थे तो उन्हें कोई भी कर देने की आवश्यकता नहीं थी, वो कर मुक्त व्यापार करते थे। तो इसे क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं। लेकिन जब हमारे देश के कोई वस्तुएं होती थी, जब वो विदेश जाती थी तो उनसे 71% तक आयात शुल्क वसूला जाता था।
हमारे देश में वो देते ही नहीं थे, और जब हमारा सामान उनके देश में यूरोप में जाता था या उनके देश में जाता था, तो ऐसी स्थिति में 71% तक आयात शुल्क लेते थे। तो जो भारत का व्यापारी वर्ग था, ये नाराज हो गया। तो अलग अलग कारणों से अलग अलग वर्ग नाराज हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। न्यायालयों, साहूकारों और महाजनों द्वारा कृषक शोषण। न्यायालय में अंग्रेज जज होते थे, वो जमीनों पर कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाते थे। साहूकार ब्याज पर, ऊंची ब्याज पर ऋण देता था, और वो ऋण जमींदार के, याद रखिएगा, जमींदार होते थे उनके जो कर जमा करने में देता था। ऐसी स्थिति में जो साहूकार और महाजन थे, ये याद रखिएगा, सादे कागज पर सिग्नेचर करवा लेते थे या फिर अंगूठा लगवा देते थे, और बाद में अपने हिसाब से लिख देते थे कि समय पर ब्याज और आपका मूलधन न देने की वजह से आपकी जमीनों पर कब्जा हमारा हो गया। अब वही साहूकार और महाजन किसानों के क्या बन गए, आपका जो है मालिक बन गए। अब किसानों के जमीन पर अधिकार इनका हो गया। अब चूंकि महाजन और जमींदार तो खेती करेंगे नहीं, तो खेती उन्हीं किसानों से करवाते थे। तो वो किसान जो कभी जमीन के मालिक थे, आज मजदूर बन के काम कर रहे हैं। और जब उसका कभी केस न्यायालय में जाता था, तो न्यायालय भी साहूकार महाजन की सुनती थी। कभी कभी कहावत भी कहा जाता है कि जो न्याय होता है वो गरीबों को लेट मिलता है, गरीबों के लिए न्याय बहुत महंगा है, अमीरों के लिए बहुत सस्ता है। ये उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल उस समय था, ये भी याद रखिएगा। इसकी वजह से भी कृषक नाराज हुए। ढाका, सूरत जैसे व्यापारिक केंद्रों का पतन हो गया। तो ढाका, सूरत जैसे बहुत सारे भारत में व्यापारिक केंद्र थे। आज भी देखा होगा, हमारे देश में बहुत सारे जिले हैं जो अपने उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कहते हैं रामपुर का चाकू, मुरादाबाद का पीतल का सामान, फिरोजाबाद की चूड़ियां, ठीक है, लुधियाना के कपड़े, पानीपत का जो है बुनकरों का कपड़ा। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे शहरों की पहचान ऐसे ही बनी थी। जब हम कभी ऐसे शहरों के नाम लेते हैं तो वहां के उद्योग हमारे दिमाग में छा जाते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ विदेशी सामान आने लगे, तो जो हमारे ढाका, सूरत जैसे जो व्यापारिक केंद्र थे ना, इनका पतन होने लगा, और इन सब बाजारों में विदेशी सामान जाके भर गए, जिसमें भूमिका रेलवे ने बड़ी बड़ी निभाई, और रेलवे ने सामान को तीव्र गति से पहुंचाने में अपना पूरा योगदान दिया। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति हेतु भारत का बाजार रूपी प्रयोग। कैसे प्रयोग? अगर ये इंडिया का मैप है, तो याद रखिएगा, रेलवे के माध्यम बंदरगाह जहां पे फैक्ट्रियां स्थापित करते थे। याद रखिएगा, देश के आंतरिक भाग से कच्चा माल, ध्यान दीजिएगा, कच्चा माल ट्रेनों के माध्यम से बंदरगाहों तक तीव्र गति से पहुंचाए जाते थे। बंदरगाहों से जहाज के माध्यम से वो सारा सामान, कच्चा माल इंग्लैंड गया। इंग्लैंड से बना बनाया सामान फिर भारत आया, और भारत में आकर के ट्रेनों के माध्यम से इसको भारत के अलग अलग बाजारों में पहुंचा दिया गया। तो भारत क्या बन गया? बाजार भी बन गया। भारत कच्चे माल का स्रोत भी था, और भारत एक बाजार बन गया। अब बाजार बन गया, अब भारत में सारे सामान आकर के बिकेंगे भी। तो उनके लिए उपनिवेश, कच्चे माल के स्रोत और बाजार दोनों थे। तो हम बाजार हो गए। इसकी वजह से जो औद्योगिक क्रांति की वजह से जब हम बाजार बन गए और हमारे बाजारों में विदेशी सामान आके भर गए, तो जो हमारे देश के कुटीर लघु उद्योग के सामान थे, उनके लिए बड़ा नुकसान हुआ, उनको बहुत नुकसान हुआ, और इसी वजह से वो बेरोजगार होते चले गए। इसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण, अकाल और भूखमरी, ये सब ऐसे कारण थे जिनकी वजह से भी 1857 विद्रोह के लिए बड़ी भूमिका निभाई। जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण, हमारे यहाँ हमारे जो किसान होते थे वो परंपरागत खेती करते थे, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, कोदो, इन सब की खेती करते थे। लेकिन जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने व्यापारिक फसल लाया, रबड़, चाय, कॉफी, कपास, ये सब लेके आए। तो ये इसलिए लाए थे क्योंकि इन्हें कहते हैं क्रश क्रॉप कहते हैं, कि पैसे के लिए खेती करना। अब चाय के बागान इसलिए लगाया गया क्योंकि चाय की पीना, उनको ठंडे प्रदेश में थे, चाय पीने से शरीर में गर्मी आती है, तो इसीलिए वो चाय के बागान और चाय खेती कहाँ हो सकती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब चाय की खेती के लिए उनके पास जमीनें थी नहीं, तो उनके पास क्या था? उपनिवेश था। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण साउथ अफ्रीका, भारत जैसे उनके पास उपनिवेश थे, जहां पर व्यापारिक खेती की शुरुआत हुई। चाय, नील, कपास, रबड़, इन खेती की शुरुआत कराया।
लेकिन ये खेती कहां पर होगी? जहां पहले गेहूं चावल होता था वहीं पर होगी। अब चावल वाले क्षेत्र में तुम नील पैदा करवाओगे, गेहूं वाले क्षेत्र में तुम कपास पैदा करवाओगे, इसके बाद गन्ना वाले क्षेत्र में तुम अलग कराओगे। दक्षिण भारत में जहां परंपरागत मसाले होते थे वहां तुम रबड़ खेती करवा रहे हो। ऐसी स्थिति में जो खेती की जो जमीन थी वो क्या हो गई? कम होने लगी। किसान को जबरदस्ती खेती करनी पड़ती थी, व्यापारिक खेती, नील खेती उपजाना पड़ता था। इसको लेकर किसानों ने बहुत सारा विद्रोह किया, नील विद्रोह हुआ, इसके लिए चंपारण सत्याग्रह उसके लिए हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब व्यापारिक खेती हमारे यहाँ आई तो कृषि नष्ट होने लगी, हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी होने लगी, हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र कम होने लगे, खाद्यान्न में कमी होने की वजह से भुखमरी बढ़ने लगी। तो भारत का जो किसान था हर तरीके से ब्रिटिश नीतियों को झेलता रहा, फिर भी वो लड़ता रहा। पर किससे भी लड़ा? कैसे लड़ा? अकाल के कारण। एक तरफ अंग्रेजों का नीतियां थी जो उसको परेशान कर रही थी, चाहे आपका व्यापारिक खेती हो, चाहे आपका लगान की मात्रा अधिक हो, चाहे आपका शोषणकारी अन्य नीतियां हो, मुकदमे में फंसा देना हो, झूठी झूठे आरोप पे फंसा देना हो, ये सब तो कारण थे ही। लेकिन ये भी कारण थे कि अकाल और भुखमरी प्राकृतिक कारण भी थे, और प्राकृतिक कारण ऐसे थे कि वो भी आकर के कृषि को प्रभावित करते थे, और भुखमरी, तो ये आर्थिक कुछ ऐसे कारण थे। इन्हीं आर्थिक कारणों की वजह से याद रखना भारत का अलग अलग वर्ग प्रभावित हुआ और 1857 विद्रोह में अपनी भूमिका निभाने के लिए विवश हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, यहां से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों का गलत ना होने पाए। ठीक है, अब हम लोग राजनीतिक कारणों की ओर चलते हैं। जैसे में आपने आर्थिक कारणों को देखा, अगर हम राजनीतिक कारणों को अगर देखते हैं तो राजनीतिक कारण और प्रशासनिक दोनों कारण थे 1857 विद्रोह के लिए। तो अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। व्यवस्था ने रियासतों को पंगु बना दिया। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि के तहत सेनाओं, अलग अलग देशी राजाओं के साथ समझौता किया गया, उनके उनके दरबार में एक रेजिडेंट भेजा गया और उनकी सेना को हटा करके और यूरोपीय सेना अर्थात ब्रिटिश सेना को वहां रखा गया। तो सेना रखने का जगह भी मिल गया उनके किले में। एक रेजिडेंट की होने से राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो देशी रियासतें थी वो पंगु बनती चली गई। और अंत में 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसमें जो है क्या हुआ कि रियासतों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि उनको पंगु बनाने का काम वेलेस्ली की सहायक संधि ने किया। और यह एक ऐसी संधि है बिना रक्त बहाए ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को इसने काफी बड़ा कर दिया। तो जो राजा जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि से प्रभावित थे उन लोगों ने भी 1857 विद्रोह में हिस्सा लिया। अगर वो प्रत्यक्ष नहीं आ पाए तो आप प्रत्यक्ष रूप से जो है मदद किया। ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा, आपका डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत का प्रयोग करके सतारा, जयपुर, झांसी जैसे राज्यों का पर अनैतिक विलय कर लिया। डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति लाई गई थी उसमें यह प्रावधान था कि जो आपके अगर जो राज्य हैं, अगर उत्तराधिकार के नियम के तहत अगर देखा जाए तो वो अगर उनके दत्तक पुत्र हैं तो मतलब कि अगर उनका कोई किसी भी राज्य अगर पुत्र उत्पन्न नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो दत्तक पुत्र अर्थात वो गोद नहीं ले सकते हैं, गोद लेकर के उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे राज्यों में प्रभावित कौन हुआ? तो याद रखें, नाना साहब प्रभावित हुए, उनको उत्तराधिकारी मानने से इंकार कर दिया गया। यही समस्या सतारा में थी, जयपुर में थी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र था उसकी डेथ हो गई, तो दत्तक पुत्र लेने का प्रयास किया, जिसके लिए जो है अंग्रेजों ने मना कर दिया और कहा कि झांसी पर अब अधिकार ब्रिटिश का होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोह में आगे आना पड़ा। इसके अलावा बात करें जो है आपका जयपुर, ऐसे बहुत सारे राज्य थे, अनैतिक आधार पर जब उनको कब्जा किया गया तो 1857 विद्रोह के लिए ये बहुत बड़ी भूमिका थी। इसको हमें याद रखना होगा, क्योंकि याद रखना डलहौजी और वेलेस्ली की जो नीतियां थी इससे जो राज्य प्रभावित हुए थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिया। कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश मित्र अवध रियासत का विलय कर लिया गया। जो अवध है लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, बंगाल और दिल्ली के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में अवध जाना जाता था। अवध राज पर कब्जा करना था, लेकिन जो कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो कुशासन का आरोप लगाया गया। वाजिद अली शाह के शासन पर कुशासन का आरोप लगाया गया और कहा गया कि वहां के राजा जनता को परेशान कर रहे हैं और शासन अच्छा नहीं है, और जब शासन अच्छा ना हो तो कुशासन,
शासन अच्छा होता तो उसे गुड गवर्नेंस कह देते हैं आजकल। तो याद रखना, कुशासन का आरोप लगा करके, और कोई आरोप मिला ही नहीं कि किस आरोप के आधार पर अवध पर कब्जा करे, तो कुशासन का आरोप लगा के जब अवध पर कब्जा किया गया, वाजिद अली शाह को मार दिया गया, तब उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 का विद्रोह में अपना नेतृत्व किया, और पूरे अवध की जनता, हर जात के लोग इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और 1857 विद्रोह में जो है क्या कहते हैं, लखनऊ का जो है वर्चस्व बहुत दिनों तक जो है कायम रहा। नाना साहब की पेंशन व कर्नाटक, तंजौर, सूरत के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो नाना साहब की जो पेंशन मिलती थी उसको बंद कर दिया गया, और इसके अलावा जो और देसी रियासतें थी उनके जो उपाधियां थी, राजाओं को जो उपाधियां मिली होती थी, उन उपाधियों को भी क्या किया गया, रोक दिया गया। इसके अलावा 1852 में इनाम कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 20,000 जागीरों की जब्ती कर ली गई। तो याद रखिएगा, इनाम कमीशन ने यह कहा कि भारत के बहुत सारे ऐसे जागीरदार हैं जो भू राजस्व की वसूली नहीं कर रहे हैं, और वो जो है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश कंपनी के साथ जो है बेईमानी कर रहे हैं। तो ऐसे जो जागीरों की लगभग कितने थे, 20,000 जागीरों पर को क्या कर दिया गया, खत्म करके उनको जब्त कर लिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा मान लिया गया। तो जो 20,000 लोग थे और जो उनके परिवार के लोग थे, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, या फिर वो जो है वंचित हो गए। तो उन लोगों ने भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत सारे जमींदार अंग्रेजों के साथ थे और बहुत सारे जमींदार अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो जो खिलाफ थे वो यही लोग थे। ठीक, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक चीज और ध्यान देना कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, तो नाम मात्र के ही बादशाह थे, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के लोगों के लिए वो एक राजा ही थे। जब लॉर्ड कैनिंग आया तो उसने क्या किया, मुगल बादशाह के जो बादशाह का पद है उसको समाप्त कर दिया, लाल किले पर कब्जा कर लिया और उनको हुमायूं के मकबरे में ट्रांसफर कर दिया। जहां पर लोगों को दफनाया जाता था वहां पर राजा रहेगा, तो ये अपमान था। मुगल बादशाह का पद ले लिया गया, उनकी पेंशन बंद कर दी गई, तो ये एक तरह से अपमान था। किसका, मुगल बादशाह का। तो आम जनता ने अपना यह अपमान माना कि राजा का अपमान अर्थात मेरा अपमान हो रहा है, आम जनता का अपमान हो रहा है। इसीलिए इसी वजह से जब 1857 का विद्रोह हुआ तो वहां के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। राजा के अपमान का बदला लेने का भी एक उसमें रीजन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका विभेदकारी नियम व कानून, याद रखिएगा, अगर प्रशासनिक कारणों की बात किया जाए तो नस्लीय सर्वोच्चता का व विभेद। नस्लीय सर्वोच्चता मतलब यह हुआ कि या तो काला या तो गोरा। यूरोप में परंपरा थी कि जो गोरे हैं वो श्रेष्ठ हैं और जो काले हैं वो निम्न हैं। तो याद रखिएगा, नस्लीय जो आपका जो है नस्ल के आधार पर क्या हुआ, भेदभाव करना शुरू किए कि अगर इंडियन है तो काले हैं और ये निम्न वर्ग के ही है चाहे जो हो जाए, और उनके साथ विभेदकारी नीति अपनाई गई। तो अगर कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अगर इंडिया का अगर कोई बन भी जाता था तो उसके साथ इतना भेदभाव, इतना नस्लीय काम होता था कि वो अंत में उसको पद से इस्तीफा देना ही पड़ता था। ये समस्या थी। फारसी के स्थान पर अंग्रेजी, जब फारसी के स्थान पर अंग्रेजी आई तब भी लोग नाराज हुए। उस भाषा को समझ पाना आसान नहीं था। भाषागत समस्या की वजह से बहुत सारी अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई। इसकी वजह से जो है यह भी एक कारण था। नवीन और जटिल न्यायिक व्यवस्था, नवीन और जटिल जो न्यायिक व्यवस्था थी इससे भी लोग परेशान थे, और आज भी नवीन जटिल न्यायिक व्यवस्था आज भी है। आज भी न्याय बहुत महंगा है, गरीबों के लिए और अमीरों के लिए सस्ता है। ठीक है, मुगल बादशाह का डलहौजी द्वारा अपमान जो किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग और डलहौजी ने जो मुगल बादशाह का अपमान जो मैंने आपको बताया किया, ये भी एक कारण था। और कॉर्नवालिस द्वारा उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को वंचित करने की नीति अपनाई गई। भारतीयों को क्या किया गया, वंचित किया गया कि वो ऊंचे पदों पर अगर पहुंच भी गए हैं तो कॉर्नवालिस ने उनके साथ भेदभाव किया। अगर वो नहीं पहुंच पाए, मतलब पहली बात उनको पहुंचने ही नहीं दिया गया। अगर वो पहुंच गए तो भेदभाव किया गया, उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त ही नहीं किया जाता था। तो ये भी एक कारण था, याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह का। आगे बढ़ते हैं, कुछ धार्मिक कारण भी थे। अब आप जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो आप मेंस का आंसर ऐसे ही लिखेंगे, मेंस का आंसर ऐसे ही लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको लिखने में आसानी और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी। अब आते हैं धार्मिक कारणों की बात करते हैं। तो धार्मिक कारणों की वजह से हिंदू भी परेशान हुआ, मुस्लिम भी परेशान हुए, जैन भी परेशान हुए, बौद्ध भी परेशान हुए, अन्य धर्मों के लोग भी
परेशान हुए क्योंकि उन्हें बलपूर्वक ईसाई बनाया जाने लगा। उनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव शुरू हुआ, जैसे ईसाई मिशनरियां जब लोगों को ईसाई धर्म की ओर परिवर्तित करती थी तो कई नीतियों का सहारा लेती थी। पहला नीति क्या थी? जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरण, जबरन मतलब बलपूर्वक उनको जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित करते थे। उससे जो है हिंदू मुसलमान नाराज हुए। 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। जब धर्म प्रचार की अनुमति दी गई तो तेजी से धर्म प्रचार हुआ, इससे भी जनता नाराज हुई। भारतीय धर्म और परंपराओं का तिरस्कार किया जाने लगा। भारतीय धर्म को निकृष्ट माना जाता था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे बौद्ध, चाहे जैन हो। परंपराओं का उनके तिरस्कार किया जाता था। जो भी उनकी परंपराएं थी उनका मजाक उड़ाया जाता था, सार्वजनिक रूप से उनका जो है क्या कहते तिरस्कार किया जाता था। तो इससे जो धार्मिक भावनाएं आहत होती थी तो लोगों के अंदर एकता और ज्यादा बढ़ जाती थी कि हमारे धर्म पर हस्तक्षेप हो रहा है। तो इस वजह से भी बहुत समस्या आई। इसके बाद क्या हुआ, जो है 1850 का धार्मिक अयोग्यता, आपका लेक्स लोकी कानून द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। अर्थात यह हुआ कि 1850 में एक धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया और कहा गया अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेगा तो उसे उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन अगर आप ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो आपको पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। आपका अधिकार होने के बाद भी आपको अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से भारत का हर नागरिक प्रभावित हो गया। उत्तर भारत में हर नागरिक प्रभावित होगा। ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो पैतृक संपत्ति तुम आपका हिस्सा नहीं रहेगा। तो इससे भी लोगों के अंदर गुस्सा थी। मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक जो है संस्थाओं पर कर लगाते थे, जबकि मंदिर मस्जिद पर कर नहीं लगाया जा सकता। वो धार्मिक स्थान है, पूजा पाठ के स्थान है। अब मंदिर पर अगर कर लगाओगे, मस्जिद पर कर लगाओगे या अन्य धार्मिक संस्थाओं पर कर लगाओगे तो उससे क्या होगा, हिंदू और मुसलमान और अन्य जातियां अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि अब आप हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। विद्यालयों में अनिवार्य बाइबल शिक्षा दी जाने लगी, जबकि धार्मिक शिक्षा, अब वो धर्म के आधार पर शिक्षा कहा जाए तो हिंदू मुसलमान अपने अपने तरीके से देते थे। लेकिन स्कूल में जब बच्चे जाते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो उन्हें बाइबल शिक्षा दी जाती थी, बाइबल पढ़ाया जाता था कि छोटे बच्चों को ही मॉडिफाई कर दो, उनको ही बदल दो, उनके विचार को ही बदल दो कि वो ईसाई के बारे में सोचें, ईसा मसीह के बारे में सोचें हर चीज में। आपका मेजर एडवर्ड ने कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी तो केवल व्यापार करने नहीं आई थी। वहां के जो आपके फादर होते थे या जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु होते थे वो इस बात को भी आगे रखते थे संसद में कि ईसाई धर्म का प्रचार साथ में करना है। तो जब व्यापारिक कंपनी हमारे आए, चाहे पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डेन आए, सबका उद्देश्य था व्यापार के साथ ईसाई धर्म का प्रचार करना। जब ईसाई धर्म के प्रचार में बाधा आने लगी, उनके व्यापार में बाधा आने लगी, तब वो राज्य पे कब्जा करना शुरू कर दिए। ये समझ में आया? तो याद रखिएगा कि जो है इनका भी एक उद्देश्य ये भी था कि भारत को ईसाई बनाना है और आज भी इस प्रयास में लगे हैं। भारत की जनजातियों को, जो भारत के जो है कमजोर वर्ग को ये लगातार लालच देते हैं, आज भी लालच दे रहे हैं। और झारखंड में, उड़ीसा में जैसे राज्यों में स्थिति बहुत खराब है। ईसाई धर्म प्रचारक पूरी तरह से लगे हुए हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। तो ये भी एक समस्या हमारे देश में लगातार बनी हुई है, इसको हमें आज भी देखना होगा। उस समय भी ये समस्या देखने को आई थी। सामाजिक कारणों की बात किया जाए तो भारतीय सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप। भारतीय सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप कैसे? कि जो हमारे यहाँ रूढ़िवादी लोग थे वो कहते थे कि सती प्रथा, विधवाओं का पुनर्विवाह ना होना और बाल विवाह होना, शिशुवध होना, ये सब हमारी प्रथा है, इस पर आप कानून नहीं बना सकते हो। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया और उन प्रथाओं को बुराई में बदल करके कानून बना दिया, रोक दिया। तो भारत के कुछ ऐसे वर्ग थे जो रूढ़िवादी थे, वो चाहते थे कि नहीं ये कानून न बने, ये प्रथा न रुकने पाए, तो उनके अंदर भी असंतोष था। तो वो लोग भी झंडा उठा करके विद्रोह के लिए चल पड़े। नस्लीय भेदभाव और भारत के प्रति हीन दृष्टिकोण था। भारत के समाज को, भारत की जाति व्यवस्था को, भारत की परंपराओं को बिल्कुल नकार देना और उनके साथ नस्लीय भेदभाव करना, उन्हें जो है एब्यूज वर्ड करके बुलाना, उन्हें जो है अगर बुलाते थे नाम से नहीं बुलाते थे, उनको जो है गाली देके बुलाया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से भारतीयों के मन में असंतोष पैदा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद सामाजिक कारणों की ओर बात किया जाए तो ब्रिटिश समाज सुधारक नीतियों तथा जैसे नीतियों सती प्रथा, कन्या वध, इसके बाद बाल विवाह, नर बलि प्रथा का दमन और विधवाओं का पुनर्विवाह आदि का कट्टरपंथियों द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया, जो मैंने आपको बताया अभी। उनका कहना यह था कट्टरपंथियों का कि आप कौन होते हो हमारे प्रथाओं, हमारे जो है परंपराओं के खिलाफ कानून बनाने वाले। तो है तो ये अच्छी चीज था, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है, ये अच्छी चीज था। सती प्रथा एक मानव हत्या थी, विधवाओं का पुनर्विवाह न होना महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ था। इसके अलावा बाल विवाह होना, यह भी जो है बच्चों का बचपन छीन लेना था। नरबली प्रथा एक तरह का पाप था, एक तरह का जो है हत्या थी, वो भी थी। तो ये जो अच्छी चीज थी, लेकिन जो कट्टरपंथी थे वो मानने को तैयार नहीं थे। उन लोगों ने जो है इसका विरोध किया। शिक्षा द्वारा पाश्चात्य संस्कृति और जो है फैशन का प्रसार करना, तो पाश्चात्य शिक्षा का जो लाया गया, जो आपका अंग्रेजी कल्चर लाया गया, अंग्रेजी कल्चर थोपा जाने लगा। स्कूलों में क्रिसमस के लिए बड़े बड़े आयोजन होने लगे, नया साल पे बड़े बड़े समारोह होते थे, उत्सव मनाए जाने लगे भारत के अंदर। तो इसकी वजह से भारतीयों में जो है बड़ा संतोष हुआ कि यह सब हमारे कल्चर नहीं है, फिर भी ये कल्चर हमें थोपा जा रहा है। ठीक है, सैन्य कारण की बात कर लेते हैं। तो 1857 विद्रोह के कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारण है, और इसी वजह से अलग अलग वर्ग ने भी इसमें हिस्सा लिया अपने अपने प्रभावित होने के परिणाम के आधार पर। सैन्य कारणों की बात किया जाए तो नस्लीय व जो है पारिश्रमिक वेतन भेदभाव हुआ। कैसे? यूरोपीय सैनिकों की तुलना में अत्यंत कम वेतन व सुविधाएं मिलती थी भारतीयों को, उतना ही काम करवाते थे, बल्कि भारतीय सैनिकों से ज्यादा काम करवाते थे, लेकिन फिर भी वेतन कम मिलना और यूरोपीय सैनिकों की तुलना में इन्हें खाना कम मिलना, इन्हें भोजन कम मिलना, सुविधाएं कम मिलना। पेंशन और पदोन्नति में भेदभाव होता था, सर्वोच्च पद सूबेदार का होता था बस। एक एक भारतीय अगर बहुत ज्यादा सर्वोच्च पद पे जा पाया तो केवल सूबेदार तक पहुंच पाता था बस, कर्नल ऐसा जो है बनना तो बहुत दूर की बात है। तो इसकी वजह से भारतीयों के मन में बहुत असंतोष था, भारतीय सैनिकों के मन में असंतोष था, और उनको पेंशन और पदोन्नति न देना। तो याद रखिएगा, जब व्यक्ति गरीब हो और हमारे ही कमाने से घर चल रहा हो तो हम बहुत सारे शोषण को बर्दाश्त करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हमारा घर तुम्हारे वजह से ही चल रहा है। तो सैनिकों के मन में क्या विद्रोह करने की भावना नहीं आती होगी? आती होगी, नहीं, क्योंकि वही पेंशन जो उनको पैसा मिलता था थोड़ा बहुत, चाहे वो गाली खा के पा रहे हो, चाहे वो भेदभाव के तहत पा रहे हो, लेकिन जो मिलता था उससे उनको घर चलता था। गरीबी उस समय बहुत ज्यादा थी, अशिक्षा बहुत ज्यादा थी। ऐसी स्थिति में जो है उनके मन में ये बात कभी उठती अगर थी कि हम विद्रोह करें और किसी अपने अधिकारी को मार दें, लेकिन चूंकि घर की याद आती थी कि घर भी चलाना है, इस वजह से वो पीछे हाथ खींच लेते थे, कदम पीछे खींच लेते थे, और उस शोषण को, उस दमन को वो जो है सहते जाते थे। लेकिन जब विद्रोह हुआ तो इन लोगों ने उसको सहा नहीं और उसको जो है पलट दिया और कहा कि नहीं, जो है हम अलग अलग। देखा होगा तो सबसे पहले सैनिकों ने ही विद्रोह किया, जनता और आपका राजा ये तो बाद में शामिल हुए। ठीक है, अंग्रेज सैनिकों द्वारा दुर्व्यवहार करना, जो अंग्रेज सैनिक होते थे वो दुर्व्यवहार करते थे भारतीय सैनिकों के साथ। छोटी छोटी गलतियों पर उनको जो है लंबी लंबी सजा देना, दिन भर दौड़ाना, धूप पे खड़ा कर देना, पानी में खड़ा कर देना, ठंडे पानी में खड़ा कर देना, गर्म पानी में खड़ा कर देना, पानी ना देना, ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो है सैनिकों के साथ करते थे। कौन? अंग्रेज सैनिक द्वारा। ब्रिटिश सेना में प्रत्येक 6 में से 5 भारतीय सैनिक थे, जिनमें से 60% अवध, बंगाल, अवध और उत्तर प्रदेश से थे। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक सैनिक अगर कहा जाए तो 60% सैनिक केवल कहां से हैं? बंगाल और अवध से। इसीलिए ब्रिटिश सेना की नर्सरी कहा जाता था इनको सेना में। तो ब्रिटिश सेना की नर्सरी किसको कहा जाता है? बंगाल और अवध को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे अधिक सैनिक यहीं के थे। ठीक है, दूसरा, हिंदुओं को तिलक लगाने पर, मुसलमानों को दाढ़ी और सिखों को पगड़ी की पाबंदी लगा दी गई कि अगर जो हिंदू सैनिक है वो तिलक नहीं लगाएंगे, जो मुस्लिम सैनिक है वो दाढ़ी नहीं रखेंगे, और जो सिख है वो पगड़ी नहीं पहनेंगे। बाकी यही इनका कल्चर था। आज भी ये देखा होगा कि हिंदू धर्म में लोग अपने घर से जब निकलते तो चंदन वंदन लगा के निकलते, पूजा पाठ करके। इस्लाम धर्म के लोग दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगा के आते जाते हैं। सिख धर्म के लोगों का सबसे बड़ा सम्मान उनका पगड़ी ही है। आप उनको अगर पहने नहीं दोगे तो उनके मन में क्या आएगा? असंतोष उत्पन्न होगा और अंग्रेजों के प्रति घृणा रहेगी।
ठीक है, तो घेरा ने बाद में बड़ा योगदान दिया और जो ये तमाम कारण थे, सैनिक इनसे परेशान थे। 1854 के डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों को प्राप्त निःशुल्क डाक व्यवस्था की क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई। ये है क्या, पहले क्या होता था कि जब सेना में लोग भर्ती होते थे तो 1 साल 2 साल 3 साल लौट के घर आते ही नहीं थे, इसीलिए लोग क्या करते थे, नौकरी छोड़ के भाग जाते थे सेना से, और भाग जाते थे तो समस्या उत्पन्न होने लगी। तो पता लगाया गया कि भारत के जो सैनिक है वो भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े रहते हैं। तो ब्रिटिश सेना ने क्या किया, एक तरीका निकाला, डाक व्यवस्था। ये डाक व्यवस्था पहले केवल सैनिकों के लिए ही थी और सैनिक चिट्ठी लिख करके और घर भेज देते थे। पहले के जमाने में जब चिट्ठी आती थी, आपके जब हमारे पापा ये सब छोटे थे तो चिट्ठी का बड़ा महत्व था। आज भी हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे चाचा, आज भी वो जो चिट्ठी आती जाती थी, आदान प्रदान होती थी, आज भी वो लोग संभाल के अलमारी में रखे हुए हैं। तो भावनाएं थी उनकी। तो चिट्ठी लिख करके ये लोग क्या करते थे, सैनिक घर भेजते थे और वहां से चिट्ठी का लेटर आता था, तो एक भावनात्मक जुड़ाव लगा रहता था। लेकिन 1854 में इस व्यवस्था पे को फ्री से निःशुल्क जो थी, निःशुल्क से हटा करके इसे पैसे कर दिया गया। एक तो आप सैनिकों को वेतन सही से दे नहीं रहे हो, समय पे नहीं दे रहे हो, सही वेतन नहीं दे रहे हो, और दूसरी तरफ आप जो है इस तरह से अतिरिक्त खर्च का बोझ डाल दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं असंतोष पैदा होता है। 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के द्वारा देखा गया कि सैनिकों को समुद्र पार भी सेवा हेतु बुलाया जा सकता था, जो हिंदू धार्मिक परंपरा के प्रतिकूल था। जो हमारे यहाँ अवध के सैनिक होते थे, अवध में एक प्रचलन था हिंदू धर्म में कि समुद्र देखना पाप है। अब क्यों है ये अपना अलग बात है, समुद्र देखना पाप था। ऐसी स्थिति में जब बर्मा युद्ध हुआ, तो बर्मा युद्ध डलहौजी के समय में हुआ था, और बर्मा युद्ध में सैनिकों को समुद्र के रास्ते ले जाया गया, कहां, बर्मा। तो जब वो लौट के अपने घर आके बताए तो उन परिवार के लोगों ने उनको घर से भागा भागा दिया, तो न घर के न घाट के रह गए। ऐसी स्थिति में उन लोगों के मन में भी असंतोष था कि हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ आपने हस्तक्षेप किया, हमारा जो समुद्र न देखने का जो पाप था आपने लाद दिया, ये भी एक कारण था। अफगान व क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश अजय छवि की समाप्ति हुई। तो जब अफगान में 1839 से 42 के बीच में, और क्रीमिया युद्ध में, क्रीमिया कहां पर, लाल काला सागर के पास है, तो यहां पे जब क्या हुआ कि ब्रिटिश पराजय हो गई, तो लोगों के मन में आया कि अंग्रेज भी हार सकते हैं। ये उत्साह सैनिकों के अंदर भर गया। अगर कोई आपका दुश्मन हो और बहुत मजबूत हो, लेकिन अगर कहीं हार रहा हो, तो मन में उत्साह आता है कि जब ये हरा सकता है तो मैं क्या, मैं तो इनसे ज्यादा मजबूत हूं, इसको हरा दूंगा। तो वो उत्साह सैनिकों में बढ़ा। तो जो भ्रम था कि ब्रिटिश सेना को नहीं हराया जा सकता है, वो भ्रम टूट गया अफगानों के और क्रीमिया युद्ध में। तो इससे जो है उत्साह सैनिकों में बढ़ गया कि अगर विद्रोह होगा तो इनको हरा सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तत्कालिक कारण की। जैसे अगर मान लीजिए, कहानी आपको बताऊं मैं, मान लीजिए कि स्कूल में जब आप कभी बचपन में पढ़ते रहे होंगे, या किसी पड़ोस में भी, हमें अगर किसी व्यक्ति से झगड़ा है, मान लो उसने मेरी चुगली कर दी, कई कारण थे, हमारा उससे दुश्मनी है मान लो, लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि वो हमको देखा, हम उसको देखें, और वो हमको देखा, बस केवल मुंह से अगर कुछ बोल दिया, आवाज नहीं आई, तो हमको लगा गाली दिया, वो तत्कालिक कारण हो गया, मार शुरू हो गई। वैसे ही सेम क्या हुआ कि विद्रोह के कई कारण थे, कई वजह से भारतीय असंतोष थे, लेकिन वो बुलबुला उठ नहीं पा रहा था। तो तत्कालिक कारण क्या हुआ कि 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर, ब्राउन बेस बंदूक होती थी, उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, और इस राइफल की कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जो गाय और सुअर की चर्बी से निर्मित था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों में हराम है। अब उनकी चर्बी अगर मुंह में डालोगे तो धार्मिक भावनाएं आहत होगी, और हिंदू मुसलमानी सैनिक ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जो मंगल पांडे ने अपने उच्च अधिकारी से पूछा कि क्या गाय और सुअर की चर्बी की जो बात हो रही है, क्या यह सत्य है, तो उन्होंने नकार दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने पता चल गया, तो जो मंगल पांडे ने क्या किया, अपने
उच्च अधिकारी की हत्या कर दी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावना आहत होना, इससे हो गया। मंगल पांडे द्वारा अगर कहा जाए तो मंगल पांडे द्वारा सार्जेंट जो है आपका बाग की हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्हीं से पूछा गया था। और याद रखिएगा, विद्रोह की जो डेट रखी गई थी, विद्रोह की जो डेट रखी गई थी वो याद रखिएगा 31 मई रखा गया था। लेकिन हुआ क्या कि सैनिकों में इतना उबाल हो गया कि वो 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों द्वारा क्रांति का आरंभ कर दिया गया और मेरठ से 1857 विद्रोह की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो तत्कालिक कारण क्या था, जो चर्बी युक्त जो कारतूस था, इसकी वजह से चर्बी युक्त जो कारतूस का, इसके बारे में पता कैसे चला? दो कहानियां मिलती हैं, मैं बता देता हूं, तो उससे आपको ये कहानी तो में याद रहेगा। सच्चाई क्या है वो तो अलग बात है। हुआ क्या, दो कहानी बता देता हूं। पहली कहानी क्या थी कि एक निम्न वर्ग का आदमी, लड़का था, वो सड़क से होके जा रहा था। तो पहले के जो सैनिक होते थे वो अपना लोटा, खाने का बर्तन अपने साथ रखते थे, क्योंकि छुआछूत बहुत ज्यादा होता था। और सेना में, क्योंकि ब्रिटिश सेना में छुआछूत देखते नहीं थे, तो हर वर्ग के लोगों को सेना में भर्ती कर लेते थे। तो सैनिकों में अपने अपने जात के साथ ही लोग रहते थे, ठाकुर, ब्राह्मण, उच्च वर्ग के लोग अलग, निम्न वर्ग के लोग अलग, ऐसे। तो अपना अपना बर्तन अपने साथ रखते थे, पानी अपने साथ रखते थे, सेना में भी। तो एक लड़का जा रहा था, उसने पूछा, पानी मांगा सिपाही से, तो उन्हें उसकी जात पूछी। आज भी गांव में जात पहले पूछ लेते, पानी बाद में पिलाते हैं, पता नहीं क्या ये अंधविश्वास है। तो उसने बताया कि जात पूछा, तो उसने निम्न वर्ग का बताया। तो उन सैनिकों ने उसको मार के भगा दिया। जब वो जाने लगा, थोड़ा दूर गया, तो उसने एक लाइन बोला कि आज तो आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, कल का जब कारतूस खींचोगे तब मैं पूछूंगा कि आपका धर्म कहां चला गया। ये कहते वो भाग गया। लेकिन सैनिकों के मन में तो बात आ गई कि ऐसा कैसे कह दिया, ये क्या कह दिया। उस सैनिक आकर के मंगल पांडे से बताए, चर्चा हुई बैरक में। मंगल पांडे ने सोचा कि ऐसी कोई घटना होगी और ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा। उन्होंने उस जो बात हुई थी उसको उन्होंने टाल दिया। मंगल पांडे मूवी में भी अब आगे वाला दृश्य को दिखाया भी गया है कि मंगल पांडे गंगा स्नान करके जब वो बैरक छावनी में जा रहे थे, तो वहां पर देखा कि एक गाड़ी, बैलगाड़ी थी, और उस पर कारतूस लदा हुआ था और बैलगाड़ी गिरी हुई थी, और एक कुत्ता था, उसको नोच नोच के उस कारतूस को खा रहा था। तो उनके मन में आया कि कारतूस को कुत्ता क्यों खाएगा। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उस कहानी को इस कहानी जोड़ा, और जो अफवाह फैली थी गाय और सुअर की चर्बी वाला, उससे के आधार पर उन्होंने जा करके अपने सार्जेंट बाग से पूछा। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब गुस्से में जब पता चल गया कि गाय और सुअर की चर्बी का यूज हो रहा है कारतूस में, तब उन्होंने क्या किया, अपने सार्जेंट बाग की हत्या कर दी। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई। कैसे होती है इसको हम लोग आगे शुरू करते हैं, बताते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तत्कालिक कारण के एक एक घटनाओं को थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि चर्बी तत्कालिक कारण में देखा गया कि 56 में ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाई गई, गाय और सुअर की चर्बी मिला दी गई, मैंने बता दिया। फिर क्या हुआ, ये जो सुअर की चर्बी वाली बात थी, ये पूरे धीरे धीरे अलग अलग रेजिमेंट में, अलग अलग छावनी में फैलना शुरू हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि 23 जनवरी से 26 फरवरी 1857 के बीच में जो है आपका बंगाल में दमदम भी है और बहरामपुर में 19वीं एनआई रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इंकार कर दिया। जब इंकार कर दिया तो 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से इंकार किया और लेफ्टिनेंट बाग और आपका ह्यूसन की क्या कर दी, हत्या कर दी। दो लोगों की हत्या किया, दोनों नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट बाग और आपका जो है ह्यूसन की। फिर क्या हुआ, 29 मार्च को हत्या किया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 34वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे, तो आप क्या बताओगे कि मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट से थे, ये बात याद रखिएगा। फिर क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में
3 घुड़सवार सेना के 90 सैनिकों का कारतूस प्रयोग से इंकार कर दिया। 90 में से 85 लोगों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। यही घटना मेरठ में आग का काम किया और 10 मई 1857 को मेरठ में खुला सशस्त्र विद्रोह हो गया और मेरठ के सैनिक जो है 10 तारीख को विद्रोह करते हैं और सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच जाते हैं और जाके दिल्ली पर कूच करते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लेते हैं। और 10 तारीख को मेरठ में, तो 11 तारीख को विद्रोह कहाँ शुरू हुआ, तो 11 तारीख को विद्रोह दिल्ली में शुरू हो गया। तो विद्रोह दिल्ली में शुरू हुआ, धीरे धीरे भारत के अलग अलग राज्य जो है क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया, राज्यों में विद्रोह शुरू हो गया। तो विस्तार कैसे हुआ उसकी चर्चा में आपके आगे करेंगे। तो तत्कालिक कारण यह था, इनको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन अगर आए तो गलत आपका ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 1857 विद्रोह की रणनीति को देखते हैं और प्रचार का माध्यम क्या था, बिल्कुल चित्रात्मक तरीके से। तो याद रखिएगा, योजनाकार और रणनीति की बात करें तो योजना का जो केंद्र था बिठूर, कानपुर या लंदन था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 1857 विद्रोह का जो योजना बनाई गई थी विद्रोह करने की, वो या तो कानपुर के बिठूर में बनाई गई या तो लंदन में बनाई गई थी। योजना क्या था कि मुख्य रणनीतिकार कौन थे, नाना साहब के दूत अजीमुल्ला खां और सतारा के रणोजी बापू, ये दोनों लंदन गए थे। वहां से लौट के नाना साहब से मिले बिठूर में। तो इतिहासकार कहते हैं या तो योजना जो बनाई गई थी, योजना का जो केंद्र था या तो कानपुर का बिठूर था और लंदन था, यही योजना बनाई गई। योजना बनाने में 2 लोग मुख्य भूमिका निभाया, सतारा के रणोजी बापू और अजीमुल्ला, याद रखिएगा, जो नाना साहब के दूत थे। इन 2 लोगों ने योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। और योजना जो बनाया गया, इतिहासकार कहते हैं कि निर्धारित तिथि तय की गई थी कि विद्रोह इस तारीख को शुरू किया जाएगा 31 मई को। विद्रोह की डेट 31 मई 1857 तय किया गया, लेकिन विद्रोह 10 मई को ही समय से पहले भड़क गया। यह भी असफलता के एक कारणों में गिना जाता है। योजना थी 31 मई से, लेकिन विद्रोह 10 मई को ही शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति लोगों ने बनाया था वो रणनीति फेल हो गई। तो इतिहासकार इस नजर को देखते हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरी तरफ विद्रोह का प्रचार कैसे किया जाए, संचार, क्योंकि उसमें तो टेलीफोन था नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो है नहीं, यूट्यूब तो था नहीं, कोई जो है इंस्टाग्राम तो था नहीं। तो विद्रोह का प्रचार कैसे करते, तो इन्होंने विद्रोह का प्रचार का एक नया तरीका अपनाया जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, कमल का फूल और रोटी। जब कमल का फूल का प्रचार किससे करते थे, सैन्य टुकड़ियों और छावनियों में बीच संदेश पहुंचाना और एकजुटता के प्रतीक रूप में कमल के फूल का उपयोग किया गया। कमल का फूल एक छावनी से दूसरे छावनी, एक सैनिक को दूसरे सैनिक को देते थे मसाल की तरह, और जो उस कमल के फूल को पकड़ लेता था वो समझ लो कि विद्रोह में शामिल हो गया। ये प्रचार का तरीका था। और जो रोटी है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता और चौकीदारों के माध्यम से क्रांति के संदेश का गुप्त प्रचार था। रोटी प्रतीक के रूप में ले जाते थे। जो रोटी को अपने हाथ में ले लिया और लेके दूसरे को दे दिया, मतलब वो युद्ध में, वो इस विद्रोह में शामिल हो गया। तो प्रचार का तरीका क्या था, कमल का फूल और रोटी। इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। महीनों से ही नहीं बल्कि वर्षों से ये लोग सारे देश के ऊपर अपनी साजिशों का जाल फैला रहे थे। सर जॉन ने कहा था, जो योजना ये बन रही थी ये 1 महीने और 1 दिन की योजना नहीं थी, ये वर्षों से सोच रहे थे इस बारे में। लेकिन तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस आ गया, लेकिन रणनीति लंदन में और बिठूर में बनाई गई थी। बहुत सारी किताबों में बात नहीं मिलती है, आप कभी सर्च करेंगे किताबों पे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये घटना हुई थी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और महाविद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन थे, 1857 विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ थे, प्रमुख नेता कौन थे और विद्रोह को दबाया किसने था, इसे पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे केंद्र था सबसे पहले मेरठ में। 1857 का जब विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ, 10 मई को शुरू हुआ, तो वहां के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, करम शाह ने किया था। याद रखिएगा, करम शाह नामक जो है व्यक्ति ने ही सैनिक था, उसी ने सबको लेकर के और दिल्ली की ओर पहुंचा। सुबह सुबह 11 मई को दिल्ली में विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोह को किए तैयार। सबसे पहले कहा जाए तो दिल्ली में जब विद्रोह शुरू हुआ, कब, 11 मई 1857 को जब विद्रोह शुरू हुआ दिल्ली में,
तो जब सुबह सैनिक पहुंच गए, सुबह 4 बजे ही सैनिक पहुंच गए, दिल्ली में पूरा जमावड़ा लग गया। तो बहादुर शाह जफर उस समय मुगल बादशाह थे और उनका जो सेनापति थे वो बख्त खां थे। ये लोग पहले तैयार ही नहीं हो रहे थे। ब्रिटिश सेना का इतना खौफ था कि ये लोग विद्रोह करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, लेकिन सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में इनको एक्सेप्ट करना पड़ा और दोपहर बाद जो है दिल्ली में भी नेता मान लिया गया और इन्होंने अपना नेता को एक्सेप्ट कर लिया। और दिल्ली में विद्रोह कब शुरू हुआ? 11 मई को। तो कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ देते हैं कि कब विद्रोह कब कब शुरू हुआ है। तो 10 मई को मेरठ में, 11 मई को दिल्ली में विद्रोह शुरू हुआ बहादुर शाह जफर और आपका बख्त खां के नेतृत्व में। ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलसन और हडसन, इन दो लोगों ने विद्रोह को दबाया। तो याद रखना, ब्रिटिश दमन करता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दिल्ली में विद्रोह कब से कब तक चला? तो 11 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ और 20 सितंबर 1857 तक विद्रोह चला और 20 सितंबर को दिल्ली पर पुनः कब्जा हो गया। किसका? ब्रिटिश सेना का। तो याद रखिएगा, निकोलसन और हडसन के नाम पर आज भी दिल्ली में रोड का नाम है, हडसन लेन वहां कहते हैं। जिसने विद्रोह को दबाने में योगदान दिया, जिसने कहते हैं कि बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को गोली मार दी, उसके नाम पर आज हमारे यहाँ रोड है। सम्मान दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं, इसको हटा देना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रमुख केंद्र कौन था? लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। वाजिद अली शाह, इनके जो पति थे, वाजिद अली शाह का जो है उनकी हत्या कर दी गई और कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ पे कब्जा किया, मैंने बताया था। तो बेगम हजरत महल इन्होंने नेतृत्व किया। बाद में ये नेपाल चली गई भाग करके। और कालिंग आपका कैम्बेल ने इस विद्रोह को दबाया था और लखनऊ में जो विद्रोह चला था वो 4 जून 1857 से मार्च 1858 तक चला था। ये याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, याद रखिएगा, इन लोगों ने विद्रोह किया। और याद रखिएगा जो है कैम्बेल और आपका हैवलॉक, इसने विद्रोह दबाया। 5 जून 1857 से मार्च 58 तक ये विद्रोह कानपुर में चला। नाना साहब के जो है ये भी नेपाल चले गए। झांसी और ग्वालियर, दो जगह पर लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और उनका सहयोगी तात्या टोपे थे। तो तात्या टोपे नाना साहब का भी सहयोग किया था, लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। जनरल याद रखना ह्यूरोज ने जो है झांसी में विद्रोह को दबाया, ग्वालियर में विद्रोह को दबाया और हत्या भी लक्ष्मीबाई की इसी ने किया था, याद रखिएगा। और 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ और जून 58 तक ये विद्रोह चला। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाइयों ने विद्रोह किया। विलियम टेलर और आपका विंसेंट आयर ने विद्रोह को दबाया। क्या कहते हैं, जुलाई 57 से विद्रोह शुरू हुआ और जून 58 तक विद्रोह चला। फैजाबाद की बात करें, मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद याद रखिएगा, अयोध्या जिसे कहते फैजाबाद था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया था और याद रखिएगा सारे विद्रोहियों सबसे खुखार यही थे। इनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 50,000 रुपए का जुर्माना इनके ऊपर था कि इनका जिंदा या मुर्दा जो पकड़ के ले आएगा उसे 50,000 रुपए जुर्माना मिलेगा। तो सबसे ज्यादा खुखार व्यक्ति यही थे फैजाबाद में। जनरल आपका रेनार्ड ने इस विद्रोह को दबाया था। जून 57 से जून 58 तक ये विद्रोह यहाँ 1 साल चला। इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे और बनारस में जनसाधारण ने विद्रोह किया था। कर्नल नील ने विद्रोह को दबाया था। जून 57 से जून 58 तक विद्रोह यहाँ भी चला था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ प्रमुख लोगों का जिन्होंने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाना साहब की बात करते हैं तो इनकी पेंशन याद रखेगा, इनकी उपाधि क्या थी? पेशवा थी। इनकी पेंशन बंद कर दी गई, इन्हें दत्तक पुत्र मानने से इंकार कर दिया गया। दत्तक पुत्र होने के कारण डलहौजी ने पेंशन रोक दी। इनका केंद्र कानपुर में बिठूर था। अंतिम पड़ती नेपाल पलायन कर गए और जब तक मेरे शरीर में प्राण है जंग जारी रहेगी, ये कथन किसका था? तो नाना साहब का था, याद रखिएगा। पेशवा इनकी उपाधि थी, हटा दी गई। तात्या टोपे की बात करते हैं, भूमिका क्या थी? नाना साहब के सेनापति थे। 1857 के इटली के आपका गैरी बाल्डी की इनको संज्ञा दी जाती है। रणनीति क्या थी? छापा मार युद्ध प्रणाली का ये महारत हासिल थी इनके अंदर। अंतिम परिणति क्या हुई कि मान सिंह, एक इनके विश्वासघाती दोस्त मान सिंह थे, विश्वासघात के कारण पकड़े गए, नेपाल जा रहे थे, पकड़े गए और 18 अप्रैल
जो है 1859 को शिवपुरी आपका जो है एक जिला है आपका मध्य प्रदेश में, वहीं पे इनको फांसी दे दी गई थी। तो इन्होंने लक्ष्मीबाई और याद रखिएगा नाना साहब दोनों का योगदान के मतलब सहयोग किया, अपना योगदान दिया था। लेकिन ये नाना साहब के सेनापति के रूप में काम किए थे, और जब सेनापति के रूप में काम कर रहे थे नाना साहब, जब कानपुर का पतन हो गया तब ये ग्वालियर पहुंचे और लक्ष्मीबाई का सहयोग करना शुरू किया था। इसके बाद बात करते हैं कुंवर सिंह की बात करते हैं। तो जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार थे। इनका स्वर्ग क्या था, घायल होने पर अपनी बांह काट कर गंगा नदी में अर्पित कर दी। ली गांड की सेना को परास्त किया था आजमगढ़ के युद्ध में। अंतिम परिणति क्या थे कि अप्रैल 1858 में युद्ध के घावों के कारण मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने भी युद्ध को संभाला, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत दिन तक नहीं चल पाया। तो इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नारी शक्ति की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी महिलाएं 1857 के विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाई, इसको देख लेते हैं। तो लक्ष्मीबाई झांसी से, मूल नाम इनका मणिकर्णिका था। डलहौजी की विजय नीति का सशक्त विद्रोह इन्होंने विरोध किया, और 17 जून 1858 को वीर गति प्राप्त हुई, ह्यूरोज ने इनकी हत्या कर दी। ब्रिटिश दृष्टिकोण में भारतीय क्रांतिकारियों में या सोई हुई औरत अकेली मर्द है, जनरल ह्यूरोज ने ही कहा था जब वो उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, और जिस वीर गति के साथ लड़ा था इन्होंने, इनको एक मर्द की संज्ञा दिया था कि जैसे एक मर्द लड़ता उस तरह इन्होंने लड़ा था। और ये कहा किसने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था लक्ष्मीबाई के संदर्भ में। दूसरी आपके हैं झलकारी बाई, ये भी झांसी से थी। इनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लक्ष्मीबाई का जो दुर्गा दल, लक्ष्मीबाई की जो सेना का दुर्गा दल थी, दुर्गा दल की प्रशिक्षक थी, ये ट्रेनिंग देती थी। लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने हेतु स्वयं रानी का भेष धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित कर किया और सर्वोच्च बलिदान दिया। झलकारी भाई का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है लक्ष्मीबाई की तरह। इसके बाद बेगम हजरत महल अवध लखनऊ से थी। अन्य नाम क्या है आपका, महक परी। अपने अल्पायु पुत्र बिजली कादिर को नवाब घोषित कर लखनऊ रेजिडेंट पर भीषण आक्रमण किया, अंतिम सांस तक समर्पण नहीं किया, और नेपाल में जो है गुमनाम इनकी मृत्यु हो गई, चली गई नेपाल, और फिर इनके बारे में कोई जान नहीं पाया, और गुमनाम इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। रानी अवंतीबाई ये रामगढ़ से इन्होंने थी, याद रखिएगा। मांडला की जागीरदार थी। सेनापति जो है आपका वाणिगन को पराजित किया। अंग्रेजों से घिरने पर आत्मसमर्पण के बजाय स्वयं को कटार से काट करके घोप कर आहुति दे दी, अपनी स्वयं को मार डाला कि हम अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरेंगे। तो 1857 के विद्रोह में पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी योगदान दिया है। तो जब मेंस का आप आंसर लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं कि महिलाओं का क्या योगदान है, ये भी हमें बता सकते हैं। इन सबके नाम के साथ हम उसमें ये सब नाम लिख करके उनके योगदान को हम वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा दिल्ली की बात कर लेते हैं। मुगल सत्ता का सूर्यास्त हो गया, याद रखिएगा, मुगल सत्ता समाप्त हो गई, और यहीं से बहादुर शाह जफर को यहीं से रंगून भेज दिया गया, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, और वहीं पर उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। याद रखिएगा आज उनकी कब्र रंगून में ही है। तो उनके बारे में पूरा बता देता हूं, मुगल बादशाह और दिल्ली में क्या घटना हुई, कैसे हुई। तो 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया, और वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के हाथों में आया, क्योंकि सम्राट या बादशाह की पदवी अंग्रेजों ने ले लिया था। तो मेरठ से सैनिक पहुंचे और उन्होंने इन्हें राजा घोषित किया, नेतृत्व दे दिया। 20 सितंबर 1857 को हडसन और जो है आपका निकोलसन द्वारा दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया गया। इलाही वक्त की गद्दी से हुमायूं के मकबरे पर जफर का आत्मसमर्पण हुआ, इन्होंने वहीं पर आत्मसमर्पण कर दिया। हडसन द्वारा जफर के बेटों को लाल किले पर गोली मार दी गई। अगर गोली न मारे होते, वो जिंदा होते, तो आज कहीं न कहीं मुगलों का वंशज किसी न किसी रूप में आज भी होता। हमारे लिए सम्मान की बात होती, हमारे लिए एक विरासत की बात होती। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान क्या थे, मिर्जा गालिब उस समय जिंदा थे, मिर्जा गालिब इनके दरबार में रहते थे, तो प्रत्यक्षदर्शी थे। यहां मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि और क्या देखना बदा है, क्या देखना हमारे जीवन में बदा है, हमारे जीवन में और क्या क्या देखना बदा है। लॉर्ड एल्फिस्टन ने कहा था कि ब्रिटिश सेना द्वारा दिल्ली का नरसंहार नादिर शाह के आक्रमण से भी भयानक था। इतना नरसंहार किया गया, इतने लोगों को मारा गया, लेकिन ये जो है
किसने कहा? एक अंग्रेज खुद कह रहा है। अब आप समझो कितनी बड़ी आपदा रही होगी उस समय। जो है आपका कहा जाए कि जफर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, इनको रंगून भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। तो इनकी समाधि पर लेख क्या लिखा हुआ है? आज उनकी समाधि पर एक लेख लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन करने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। बहादुर शाह जफर जब रंगून मर गए तो उनको वहीं दफना दिया गया। तो जहां वो जन्म लिए थे भारत में, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो कि यहीं इनको दफना दिया जाए, तो रंगून में इनको दफनाया गया। ये बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह असफल हो गया। विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह क्या हो गया? असफल हो गया। विद्रोह असफल कैसे हुआ? तो याद रखिएगा, असफलता के कई कारण हैं। पहला कारण क्या था? सीमित प्रसार हुआ। दक्षिण भारत, पंजाब, मद्रास और बंगाल पूरी तरह से अछूते रहे। जिस बंगाल में मंगल पांडे शहीद हुए, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह शुरू किया था, उनकी फांसी उनको हो गई, वो बंगाल 1857 के विद्रोह से अनजान है। बता दो मुझे कोई नेता हो, जैसे लखनऊ के, कानपुर के, आपका फैजाबाद के नेता थे, दिल्ली के, क्या बंगाल का कोई नेता था? जिस बंगाल ने चिंगारी को हवा दी, वो बंगाल सीमित था, बंगाल चुप था। पूरा दक्षिण भारत चुप था, पूरा पंजाब, मद्रास चुप था। तो सीमित प्रसार हुआ था उस समय 1857 विद्रोह का। ठीक, देसी रियासतों का विश्वासघात, ग्वालियर, हैदराबाद, पटियाला, जिंद ने अंग्रेजों को सक्रिय सैन्य मदद किया। इन लोगों ने सेना की मदद की, और जहां पर विद्रोही छुपे होते थे वो बता देते थे। कैनिंग ने इन राजाओं के बारे में क्या कहा था कि इन राजाओं ने तूफान को रोकने में तरंग रोध का काम किया, ब्रेक वाटर का काम किया। बात समझ में आया? ये बाद में इन राजाओं को सम्मान दिया गया। इन राजाओं को जो है महारानी से मिलने के लिए लंदन भेजा गया था, और महारानी ने घोषणा पत्र में जारी किया तो कहा था कि आगे से किसी भी देसी रियासत पर राज नहीं किया जाएगा, अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते। ठीक, इसके बाद नेतृत्व और संगठन का अभाव था। कोई एक नेता नहीं था जो इन सबको लीड कर सके, कोई संगठन नहीं था कि जो संगठन के माध्यम से कार्यक्रम तय कर सके। तो सबके अपने अपने नेता, सबके अपने अपने केंद्र। लिखा क्या है? कोई केंद्रीय योजना नहीं थी। 31 मई के बजाय 10 मई को समय से पूर्व शुरुआत हो जाना, साझा राष्ट्रीय लक्ष्य के बजाय व्यक्तिगत और क्षेत्रीय हित सर्वोपरि थे। कुंवर सिंह का अपना लक्ष्य था, लियाकत अली का अपना लक्ष्य था, क्या कहते हैं, बख्त खां का अपना लक्ष्य था, लक्ष्मीबाई का अपना लक्ष्य था। सब अपने अपने राज्य को बचाने में लगे थे। अगर इनमें आपस में एक जुड़ाव होता, कम्युनिकेशन अच्छा होता, रणनीति अच्छी होती, तो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम कुछ और होता। शिक्षित और व्यापारी वर्ग की उदासीनता। भारत का जो शिक्षित वर्ग है और जो व्यापारी वर्ग था, ये दोनों याद रखिएगा। जो शिक्षित वर्ग था, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा लिखा वर्ग था, ये हस्तक्षेप नहीं किया। और जो आपका व्यापारी वर्ग था, अपने व्यापार को में लगा कि हमारा व्यापार नष्ट हो जाएगा, तो उसने हस्तक्षेप नहीं किया। तो आधुनिक शिक्षित वर्ग और साहूकारों ने क्रांति से दूरी बनाए रखी, बल्कि मदद ही किया अंग्रेजों की एक तरह से। तो इन लोगों ने असफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया। यही सब कारण है जिसकी वजह से हमारा 1857 विद्रोह का जो क्या हो गया, वो असफल हो गया, जिसको जो है इतने व्यापक स्तर पर शुरू किया गया था। सैनिकों, आम जनता और राजाओं ने इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन ये अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1857 के विद्रोह के नेचर को समझते हैं। 1857 विद्रोह का स्वरूप क्या था? कुछ लोग कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ कहते हैं कि सिपाही विद्रोह था, कुछ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ईसाइयों के प्रति षड्यंत्र था, कुछ अलग अलग रूप उसको देते हैं। तो किसने क्या कहा है, एग्जाम में पूछा जाता है। इतिहासकार और विद्वान 1857 के विद्रोह के स्वरूप को किस रूप पे प्रकट करते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा था, सबके बारे में बता देता हूं। जैसे विद्रोह का स्वरूप अगर कहा जाए, या पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा है तो देखा जाए तो याद रखना के मालेसन, ट्रेविलियन, सर जॉन लॉरेंस, सिले, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां भी इसमें है। इन लोगों का कहना था कि यह केवल पूर्णतः सिपाही विद्रोह है,
इसमें न तो आम जनता ने सहयोग कोई भाग लिया था और ना ही जो है राजा भाग लिए थे। राजा नाम मात्र का भाग लिए, उनको मिटा दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग किसी तरीके से भारतीयों को ये श्रेय ही नहीं देना चाहते कि राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक, तो ये इनका सबके नाम याद रखना, और सर सैयद अहमद का नाम जरूर याद रखिएगा, लॉरेंस का और सीले का नाम याद रखिएगा। इन लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह तक पूर्णतः सीमित रखा, उसके अलावा और कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे, यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो स्वतंत्रता संग्राम एक लोगों ने नहीं कहा है, कई लोगों ने कहा है। तो इस डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी इसे क्या कहा, याद रखिएगा, यह स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से इसको याद करना है। दूसरा, मिस्टर के एस बी चौधरी ने यह सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। ये इतिहासकार रहते हैं, भारत का खाते लेकिन भारत गाते नहीं। चौधरी जी ने कहा कि यह सामंतवादी केवल एक प्रतिक्रिया थी और कुछ नहीं था, याद रखिएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा और डफ और आपका मालेसन, इन लोगों ने इसे जन क्रांति की संज्ञा दी कि यह एक जन क्रांति थी। और इसमें क्योंकि आम जनता का मूवमेंट ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने नाम क्या दिया, जन क्रांति। एक अंग्रेज अधिकारी ऐसा है जिसने इसे क्या कहा, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, और वो कौन है, बेंजामिन डिजरेली और आपका अशोक मेहता। इन दो लोगों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डिजरेली ने क्यों कहा ऐसा, क्योंकि ये विपक्ष के नेता थे उस समय। कहां पर, इंग्लैंड में। तो इन्होंने विपक्ष में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सरकार का विरोध करेंगे ना। तो इन्होंने, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, याद रखिएगा, बेंजामिन डिजरेली, याद रखिएगा, विपक्ष के नेता थे। इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह संज्ञा दिया। एक अंग्रेज होते हुए पहला ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, कुछ और कुछ नहीं था, कोई विद्रोह नहीं था, षड्यंत्र रचे थे, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। आपका एल आर रीस और जो आपका सर जे केई ने कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था ये, क्योंकि ईसाई हिंदू मुसलमानों को ईसाई बना रहे थे, इसीलिए ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था और कुछ नहीं था। जबकि रॉबर्टसन और श्रीमती कुपलैंड ने कहा कि जो श्वेतों मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा, मुस्लिम विद्रोह कहा, तो गोरे लोगों के खिलाफ काले लोगों का षड्यंत्र था। बस यहीं तक सीमित कर दिया इस विद्रोह को, उसके आगे ये लोग नहीं गए। इसके बाद बात करते हैं पार्सिवल और आपका जो आपका क्या कहते हैं स्पीयर जो है, इन्होंने प्राचीन पुरातनवाद और भारत का अंतिम प्रयास बताया कि भारत इसके बाद भारत कभी प्रयास नहीं कर सकता है। टी आर होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा कि सभ्यता मतलब अंग्रेज और बर्बरता अर्थात भारतीय के बीच केवल एक संघर्ष था और कुछ नहीं था। बी आर सावरकर पट्टाभी सीतारामैया ने यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। याद रखना, इसमें बहुत सी किताबों में नहीं मिलेगा नाम, रिसर्च करके मैंने बहुत अच्छे से इसको नोट्स बनाया है, यह बात याद रखिएगा, ठीक है, तो सबको याद रखिएगा। तो बी आर सावरकर और पट्टाभी सीतारामैया ने क्या कहा कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा, किताबों में मिलता ही नहीं है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि 1857 को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आरसी मजूमदार ने क्या कहा, ये तो सबसे आगे निकल गए, अंग्रेजों के भी ये चाचा निकल गए। इन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह, जिसे विद्रोह कहा जा रहा है, तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, अर्थात ये कुछ नहीं था। ये कौन कहा है, तो ये भारत के रहने वाले हैं, लेकिन ये केवल रंग रूप से भारतीय है, ये विचारों से अंग्रेज थे, ये इनका कथन था। पी रॉबर्ट्स की बात करें, 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीकरण चर्बयुक्त कारतूस था, ये इन्होंने कहा। और डॉक्टर एस एन सेन ने कहा, इनकी किताब का भी नाम है 1857 की किताब का नाम है, आगे बताऊंगा मैं। यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, याद रखिएगा, राष्ट्रीयता नहीं थी लेकिन स्वतंत्रता संग्राम था। तो याद रखना, जिन विद्वानों ने जो विचार प्रकट किए हैं
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों का गलत ना होने पाए, ठीक है। तो स्वरूप के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, गलती इसमें नहीं करना है। ये सारा पीडीएफ हमारे एग्जाम ऐप पे आपको मिल जाएगा। मैं उसी वीडियो के साथ आप चाहेंगे तो आपको हम मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा, जो दिया गया नंबर उस पर कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 1857 के विद्रोह पर प्रमुख किताबें जो जो लिखी गई हैं उनको देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह पे कौन से लेखक ने कौन सी चर्चित किताबें लिखी हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक साथ 4 लेखक और 4 किताबों के नाम होते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आरसी मजूमदार, वही जो रंग रूप से भारतीय लेकिन विचारों से जो अंग्रेज हैं, जिन्होंने कहा था कि तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना तो अंतिम, ना तो कुछ नहीं था। इनकी किताब का नाम है द आपका सिपोय आपका म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किताब का नाम याद रखिएगा। ये आरसी मजूमदार की पुस्तक है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एस एन सेन की पुस्तक का नाम है 1857। किताब का नाम ही है 1857। 1857 ये किताब का नाम ही है एस एन सेन का, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आया है, आएगा। एस बी चौधरी ने कहा, किताब का नाम है थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, एक किताब है इनकी। 1857 दूसरी किताब है, और तीसरी आपका है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59। ये किसकी किताब है? एस बी चौधरी किताब है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो जो ऐसी किताबें हैं, जितनी किताबें मैं सबको यहाँ पर ले आया हूँ, जिससे कोई अगर डाउट ना होने पाए आपका और क्वेश्चन छूटने ना पाए। एरिक स्टोक्स ने कहा कि किताब का नाम है पिजेंट्स एंड द राज। ये किताब पूछा गया है, अभी किसी एग्जाम में आया हुआ था। पीसी जोशी किताब है रिबेलियन 1857 याद रखिएगा। बीडी सावरकर की किताब का नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदी में कहेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हिंदी में किताब का नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजी में है फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा। टी आर होप्स की किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, याद रखिएगा। जीबी मालसन की किताब का नाम है इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक आया हुआ है, तो गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अशोक मेहता की किताब का नाम है द ग्रेट रेबेलियन, 1857 किताब पे इन्होंने लिखा था। JW के की किताब का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। एपी चट्टोपाध्याय की किताब का नाम है द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, द ए सोशल स्टडी एंड आपका एलेनिसिस, ये किताब का नाम है इनका, ये भी याद रखिएगा। के सेनगुप्त की किताब का नाम है रिसेंट आपका राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी याद रखिएगा। और आपका सर सैयद अहमद खान की किताब का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता है। भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक है, वह जो है जो ये किताबों की है द कॉजेज ऑफ द आपका इंडियन रिवोल्ट। ये 2 किताब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान की किताब का नाम है, याद रखिएगा। तो किस किस राइटर ने कौन सी किताब लिखी थी, ये मैंने बता दिया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम निकला और क्या प्रभाव पड़ा, क्या जो है सिस्टम में क्या बदलाव आया और दूरगामी क्या प्रभाव पड़ा, इसको एक एक करके देखते हैं। आप इसको मेंस में भी ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट में। तो 1857 के विद्रोह असफल रहा, किंतु इसके निम्नलिखित दूरगामी परिणाम निकल के आए। क्या क्या निकल के आया, तो याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कंपनी शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन की शुरुआत हुई। तो 1857 के विद्रोह का जो सबसे बड़ी सफलता थी यही थी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी भारत में शासन नहीं करेगी, उसके स्थान पे शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रहेगा, कंपनी का कोई मतलब नहीं है। तो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसको याद रखिएगा। दूसरा,
महारानी का घोषणा पत्र जारी किया गया और 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा था। इलाहाबाद को एक दिन के लिए आपातकालीन राजधानी बनाया गया और 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा। शासन संचालन हेतु ब्रिटेन में भारत सचिव और 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ये भी याद रखिएगा कि 15 सदस्यीय समिति बनाई गई वहां पर और एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव। अब भारत सचिव का जो पद था ये इंग्लैंड के में बैठ के, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठ के भारत के लिए काम करेंगे, ये नया बदलाव आया। इसके बाद याद रखिएगा गवर्नर जनरल, भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल के पद को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और वायसराय एक नया पद शुरू किया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जब भारत आया था तो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था, लेकिन बन क्या गया, वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग की बात किया जाए, ये देखो लिखा है लॉर्ड कैनिंग की बात किया जाए तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय बन गए। तो क्राउन का प्रतिनिधित्व किया। तो जो क्राउन का प्रतिनिधि होता था, जो महारानी का प्रतिनिधि होगा, उसे वायसराय कहा जाएगा। तो के रूप में जो है परिवर्तन हुआ, प्रथम लॉर्ड कैनिंग हुआ वायसराय के रूप में। यह नीति शासन के स्तर पर की गई और कंपनी शासन को समाप्त किया गया। दूसरा, देशी रियासतों के प्रति उदार नीति अपनाई गई। यही देशी रियासत विद्रोह में भूमिका निभाए थे, विद्रोह किए भी थे, विद्रोह में भूमिका भी निभाए थे। तो देशी रियासतों के प्रति नीति क्या लाई गई, विलय नीतियां, व्यक्तिगत आदि का त्याग कर दिया गया। अब गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई और कहा गया अब देशी राजाओं के राज को विलय ही नहीं किया जाएगा। ठीक, सभी राजा ब्रिटिश ताज के अधीन होंगे। इससे इनका सम्मान बढ़ गया कि हम ब्रिटिश राजा के अधीन हैं, हमारा उनका और गर्व बढ़ गया और देशभक्ति इनके अंदर आ गई ब्रिटिश सरकार के प्रति। आर्थिक नीतियों में क्या परिवर्तन किया गया, ठीक है, ऐसे आप मेंस में लिखेंगे, आप यहां लिख सकते हैं ऐसे, प्रशासनिक परिवर्तन, देशी रियासतों के प्रति उदार क्या नीति अपनाई गई, आर्थिक नीति क्या अपनाई गई, उदारवादी नीति क्या अपनाई गई। ऐसे मेंस में जब हम पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तब नंबर मिलता है। सरकारी खर्च में कटौती की गई और 300 से अधिक वार्षिक आय वालों पर आयकर लगाया गया। याद रखिएगा, तो याद रखना सरकारी खर्च में क्या की गई, कटौती की गई। रेल व्यवस्था और सिंचाई आदि में निवेश किया जाने लगा कि रेल व्यवस्था को मजबूत करो, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करो, भारत की कृषि व्यवस्था पे भी ध्यान देना शुरू करो। ठीक, उदारवादी नीति क्या अपनाई गई, उदारवादी नीतियां और 1861 का अधिनियम पास किया गया। महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद की उपाधि दी गई 1876 में। सिविल सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हो गई, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत सिविल जो है सिविल सेवा में यह शुरू कर दिया गया। इसके बाद देखा गया कि सेना ने विद्रोह किया था, तो सेना में पुनर्गठन के लिए पील आयोग बनाया गया। पील आयोग सेना के पुनर्गठन के लिए बनाया गया, 1860 में बनाया गया। यह भी याद रखिएगा, यह 1860 में बनाया गया कि सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीयों की संख्या में कमी कर दी गई, भारतीयों की संख्या सेना में कम कर दी गई। बंगाल में 2 भारतीयों पर एक यूरोपीय सैनिक नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण पदों से भारतीय वंचित कर दिए गए और सिख, गोरखा और पठान सैन्य वर्गों को पुनः पुरस्कृत किया गया, क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो सेना में सिखों को, गोरखाओं को, पठानों को, इन सबको सेना में ज्यादा भर्ती किया जाने लगा क्योंकि लड़ाकू जाति थी और ये लोगों ने विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था क्योंकि सेना में थे। तो इसीलिए पील आयोग ने यह काम किया। पील आयोग ने एक काम और किया था, ड्रेस कोड की शुरुआत की थी और कहा था कि सेना में ड्रेस कोड होना चाहिए। आप मंगल पांडे मूवी देखोगे तो सेना का ड्रेस कोड में देखा, ऊपर वो लोग रेड कपड़ा पहने थे, जो आजकल बाजा बजाते हैं लोगों वाला कपड़ा पहने थे, सिपाही पहनते थे, लेकिन नीचे धोती पहनते थे। अब बताओ मुझे, युद्ध लड़ने कहीं जा रहे हैं और धोती कहीं फंस गई तब काट में, कहीं काटा वाटा में, झाड़ में फंस गए तो क्या होगा, धोती तो अब धोती बचाएगी, लड़े मारे जाते। सेना में बड़ी बड़ी पगड़ी पहन करके लड़ते थे, तो आपने रेड पगड़ी पहन के पहले दुश्मनों को निशाना दे दिया कि आपका सर उड़ा देना है मुझे। इसीलिए पील आयोग के कहने पर, सिफारिश पर सेना में ड्रेस कोड शुरू किया गया और सेना का अपना एक अलग ड्रेस बनाया गया। उसी ड्रेस के हिसाब से वो लोग रहेंगे, उसके अलावा और ऐसे नहीं रह सकते। तो इस तरह से तमाम चीजें की गई। ये बदलाव, ये परिणाम क्या निकला 1857 के
विद्रोह का निकला। और क्या परिणाम निकला इसको देख लेते हैं। इसके अलावा जातीय भेदभाव और सांप्रदायिकता को बढ़ावा। इसी समय फूट डालो राजनीति की करो के तहत जातीय भेदभाव खूब शुरू कर दिया गया। भारतीयों में फूट डालो और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाने लगा। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया गया। क्यों? हिंदू मुसलमान मिल के लड़े थे 1857 के विद्रोह में, तो इनको अलग करो, एक साथ मत रखो। फूट डालो और राज करो की नीति और लागू कर दी गई। राष्ट्रीय भावनाओं और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रादुर्भाव यही शुरू हुआ। जो भारत के युवा वर्ग था उनके मन में आया कि हमने एक पहल हमारे पूर्वजों ने किया, वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास किया, तो हम भी राष्ट्रीय भावनाओं के तहत ये उनके मन में आया कि हम भी अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं अगर एक बात संगठित हो जाए तब। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक और जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और यह कहा गया कि भारतीयों के सामाजिक मामले में जो सामाजिक प्रथाएं थी उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, धार्मिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मंदिरों पर मस्जिदों पर कर नहीं लगाए जाएंगे, पंडितों और मौलवियों पर मुकदमा नहीं किया जाएगा, उन्हें जबरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ये सब काम किया गया तो हस्तक्षेप की नीति अपनाई, लेकिन ये केवल कागजों में था, वो ये लगातार चलता रहा। भारत से मुगल सम्राट का अंत कर दिया गया। एक बड़ा परिणाम यह निकल के आया कि भारत में मुगल सत्ता क्या हो गई, हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं इस विद्रोह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो इसी तरह के अलग अलग चैप्टर आपको क्लास मिलती रहेगी, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसकी क्लास आपको ना मिले। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और साथ में हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप पे हमारा कोर्स शुरू हो चुका है, यूपी के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी। तो आप ये जो है इसको अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप दिए गए नंबर पे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।